आज हम भारत में वायु प्रदूषण और शहरी स्वच्छता पर केंद्रित सामग्री के एक संग्रह की पड़ताल कर रहे हैं, जिसमें AQLI डेटा और स्वच्छ भारत मिशन की उपलब्धियों का विश्लेषण है। तो चलिए सीधे पहले बिंदु पर आते हैं। इस पूरी सामग्री में एक केंद्रीय धागे की कमी है, जो भारत की पर्यावरणीय चुनौतियों और सफलताओं को एक मजबूत, सुसंगत कहानी में पिरो सके। बिल्कुल, इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे हम तीन बहुत अलग-अलग दस्तावेज पढ़ रहे हैं। हाँ, जिनका आपस में कोई गहरा ताल्लुक ही ना हो। एग्जैक्टली। एक तरफ तो शिकागो विश्वविद्यालय की भारतीय वायु प्रदूषण पर एक बहुत ही गंभीर अकादमिक रिपोर्ट है, दूसरी तरफ स्वच्छ भारत मिशन पर एक सरकारी प्रगति रिपोर्ट जो अपनी तारीफ कर रही है। हाँ, और फिर अचानक इन दोनों के बीच में यूरोपीय संघ में कीटनाशकों के अवशेषों पर एक रिपोर्ट आ जाती है। मतलब वो यहाँ क्या कर रही है? वही तो, वो यूरोपीय संघ वाली रिपोर्ट तो एकदम अलग लगती है। वो भारत पर जो फोकस बना हुआ था उसको पूरी तरह से तोड़ देती है। सही बात है। वायु प्रदूषण, शहरी कचरा प्रबंधन और यूरोपीय खाद्य सुरक्षा, इनके बीच कोई पुल ही नहीं बनाया गया है। तो पाठक ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि भाई इन सब का मुख्य संदेश आखिर है क्या? तो इस बिखरी हुई जानकारी को एक साथ कैसे लाया जा सकता है? एक कहानी बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, इसका एक ही तरीका है, एक व्यापक फ्रेमिंग नैरेटिव, या कह लीजिए एक केंद्रीय विचार बनाना होगा जो इन अलग अलग टुकड़ों को एक साथ बांध सके। एक सेंट्रल थीसिस। हाँ, उदाहरण के लिए पूरी कहानी को भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के बीच सीधे संबंध पर फोकस किया जा सकता है। ये दिलचस्प है। तो अगर हम सार्वजनिक स्वास्थ्य को अपना केंद्रीय बिंदु बनाते हैं, तो इसके कुछ ठोस उदाहरण क्या हो सकते हैं? मतलब कहानी कैसी दिखेगी? मेरे हिसाब से दो रास्ते साफ नजर आते हैं। पहला और शायद सबसे असरदार ये है कि यूरोपीय संघ की कीटनाशक रिपोर्ट को अभी के लिए पूरी तरह से हटा दें। मतलब सिर्फ भारत पर फोकस करें? हाँ बिल्कुल, वो रिपोर्ट सिर्फ ध्यान भटका रही है। उसके बजाय AQLI के वायु गुणवत्ता डेटा और स्वच्छ भारत मिशन के आंकड़ों को सीधे सीधे स्वास्थ्य के नतीजों से जोड़ें। अच्छा, जैसे कि जीवन प्रत्याशा में बढ़ोतरी या मृत्यु दर में कमी। वही, जैसे स्वच्छ भारत मिशन की रिपोर्ट में दावा है कि 60 से 70 हजार मौतें टाली गईं, तो कहानी ये बन सकती है कि कैसे भारत एक ही समय में अपने नागरिकों के स्वास्थ्य पर हमला करने वाले कई पर्यावरणीय खतरों से लड़ रहा है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय तुलना रखनी ही हो तो दूसरा रास्ता क्या है? अगर वो तुलना जरूरी लगती है तो उसे एक उद्देश्य देना होगा। यूरोपीय संघ की रिपोर्ट को एक आकांक्षात्मक मॉडल के तौर पर इस्तेमाल करें, लेकिन ये साफ साफ बताएं। मतलब ये पूछें कि ये पूछें कि यूरोपीय संघ खाद्य सुरक्षा में इतने ऊंचे मानक कैसे हासिल करता है और भारत की अपनी चुनौतियों के लिए उसमें क्या सबक हैं। इससे एक उद्देश्यपूर्ण संबंध बनता है, वो बस एक असंबद्ध तथ्य नहीं रह जाता। ठीक है, तो ये तो हुई कहानी को जोड़ने की बात। अब दूसरे बिंदु पर आते हैं। प्रस्तुत जानकारी अत्यधिक डेटा संचालित विश्लेषण और सरकार के नेतृत्व वाली पहलों के उत्सव के बीच झूलती है, जिसमें एक संतुलित आलोचनात्मक नजरिए की कमी है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। एक तरफ हमारे पास AQLI की रिपोर्ट है जो बहुत कठोर डेटा देती है। हाँ, कठोर अकादमिक डेटा कि कैसे PM 2.5 प्रदूषण एक औसत भारतीय की जिंदगी से 3.6 साल कम कर देता है। ये गंभीर है, चिंताजनक है। और दूसरी ओर स्वच्छ भारत मिशन का दस्तावेज है, जो किसी सरकारी विज्ञापन जैसा लगता है। बिल्कुल, वो काफी हद तक एक प्रचार सामग्री जैसा है। उपलब्धियों, राजनेताओं की तस्वीरों, प्रधानमंत्री के उद्धरणों पर केंद्रित है। ये सफलताओं का जश्न मनाता है, जो ठीक है, पर इसमें चुनौतियों की कोई बात नहीं है। कोई आलोचनात्मक जांच नहीं है? जरा भी नहीं। कार्यान्वयन में क्या खामियां हैं, जमीनी स्तर पर असर कैसा है, इन सब पर चुप्पी है। तो इस डेटा और प्रचार के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? सुझाव ये है कि इन दोनों दृष्टिकोणों को मिलाया जाए। SBMU रिपोर्ट की उपलब्धियों को AQLI रिपोर्ट की कठोर डेटा संचालित शैली के साथ परखें और साथ ही कुछ जरूरी सवाल भी जोड़ें जो विश्लेषण को गहरा करते हैं। अच्छा, इसे करने के कुछ तरीके क्या हो सकते हैं? पहला, स्वच्छ भारत मिशन की पहलों को मात्रात्मक बनाएं। जैसे रिपोर्ट कहती है कि 48% पुराने कचरे का उपचार किया गया है। ये सुनने में अच्छा लगता है, पर
और इसका असर क्या हुआ? वही हमें पूछना चाहिए। इस उपचार का स्थानीय वायु और जल गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या दिल्ली के गाजीपुर डंप साइट पर 28 लाख टन कचरे के ट्रीटमेंट से PM 2.5 के स्तर में कोई औसत दर्जे की कमी आई? ऐसे सवाल उस जश्न को एक विश्लेषणात्मक गहराई देते हैं। और चुनौतियों के बारे में क्या? चुनौतियों को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। रिपोर्ट में गर्व से लिखा है कि मिशन का लक्ष्य 100% शहरों को ODF++ बनाना है, लेकिन ये भी मानती है कि अभी सिर्फ 33% शहर इस स्थिति में हैं। तो ये जो 67% का अंतर है। हाँ, इस 67% के अंतर का कारण क्या है? रिपोर्ट में नए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का भी जिक्र है, जो अक्टूबर 2025 से लागू होंगे। तो इन नियमों को लागू करने में क्या बाधाएं आ सकती हैं? इन चुनौतियों को सामने रखने से रिपोर्ट सिर्फ एक सफलता की कहानी नहीं, बल्कि एक यथार्थवादी मूल्यांकन बन जाती है। और हमारा आखिरी बिंदु, ये सारी सामग्री जानकारी तो देती है, लेकिन एक पाठक के तौर पर मुझे ये नहीं बताती कि अब मुझे क्या करना है। कोई स्पष्ट एक्शन लेने लायक बात नहीं है। सही बात है। AQLI रिपोर्ट डेटा देती है, SBM रिपोर्ट सरकारी कामों की सूची देती है, लेकिन इन सब को पढ़ने के बाद तो क्या वाला सवाल वो अनुत्तरित रह जाता है। हाँ, मतलब चाहे मैं एक पॉलिसी मेकर हूँ, एक छात्र या एक आम नागरिक, मुझे क्या करना है ये साफ नहीं है। बिल्कुल। इस सामग्री का आखिरी मकसद क्या है? सिर्फ सूचित करना, किसी बात के लिए राजी करना या एक्शन के लिए प्रेरित करना, ये स्पष्ट नहीं है। तो इसे और ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड कैसे बनाया जा सकता है? सुझाव ये है कि हर सेक्शन को एक स्पष्ट निष्कर्ष या आगे के कदम के साथ खत्म किया जाए। हर हिस्से के आखिर में साफ साफ बताया जाए कि इससे हमें क्या सीख मिलती है और अब आगे क्या करना है। क्या आप कुछ उदाहरण दे सकती हैं कि ये अलग-अलग दर्शकों के लिए कैसा दिख सकता है? जरूर। अगर दर्शक पॉलिसी मेकर्स हैं, तो डेटा के आधार पर सीधी नीतिगत सिफारिशें तैयार करें। जैसे ये कहें, AQLI डेटा दिखाता है कि NCAP के तहत 131 शहरों में प्रदूषण में 18.8% की कमी ने वहां के निवासियों की जीवन प्रत्याशा में 10.8 महीने जोड़े हैं। इस सफलता को दोहराने के लिए NCAP का विस्तार उन सभी शहरी क्षेत्रों में किया जाना चाहिए जहां PM 2.5 का स्तर राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। ये तो बहुत ठोस सुझाव है। हाँ, ये डेटा पर आधारित है और एक्शन लेने लायक है। और अगर दर्शक आम जनता है, मेरी और आपकी तरह, तो उन्हें नागरिक जुड़ाव के लिए एक स्पष्ट कॉल टू एक्शन दे। SBM रिपोर्ट में RRR यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल केंद्रों और स्वच्छ दिवाली अभियान का जिक्र है, जो काफी अस्पष्ट है। बिल्कुल। तो उन्हें ठोस कामों में बदलें। उदाहरण के लिए ये कहिए, SBM वेबसाइट पर अपने नजदीकी RRR केंद्र का पता लगाएं और इस हफ्ते के आखिर में वहां पुराने सामान दान करें। या फिर अक्टूबर 2025 में लागू होने वाले नए कचरा सेपरेशन नियमों के लिए अपनी सोसाइटी को तैयार करने के लिए एक सामुदायिक बैठक का आयोजन करें। इससे जानकारी सिर्फ ज्ञान नहीं रहती, वो एक आंदोलन बन जाती है। एग्जैक्टली। पाठक को लगता है कि वो भी इस बदलाव का हिस्सा बन सकता है। तो संक्षेप में आज की चर्चा के मुख्य बिंदु ये हैं। पहला, अलग-अलग सूचनाओं को एक केंद्रीय धागे से जोड़ें ताकि भारत की पर्यावरणीय यात्रा पर एक एकीकृत सुसंगत कहानी बन सके। हाँ, और अप्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं से बचें। दूसरा, कठोर डेटा विश्लेषण और सरकारी पहलों की रिपोर्टिंग के बीच एक संतुलन बनाएं, जिसमें सफलताओं का जश्न मनाने के साथ साथ चुनौतियों का भी गंभीर मूल्यांकन हो। और तीसरा, सामग्री को अपने दर्शकों के लिए ज्यादा एक्शन लेने लायक बनाएं, चाहे वो विशिष्ट नीतिगत सिफारिशें हों या नागरिक जुड़ाव के लिए स्पष्ट आह्वान। इन सुझावों का मकसद इस महत्वपूर्ण जानकारी के संग्रह को एक शक्तिशाली, केंद्रित और प्रभावशाली विश्लेषण में बदलना है, जो न केवल सूचित करता है बल्कि प्रेरित भी करता है। हम आपके काम में और सुधार देखने के लिए उत्सुक हैं। जब आप इन संशोधनों को कर लें तो इसे फिर से समीक्षा के लिए भेजने में संकोच न करें।